सब्सक्राइब करें रिकॉर्डिंग क्लब चैनल को और साथ ही नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे ऑल पे सेट करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ ही डाउनलोड करें ज्ञान और शिक्षा से भरपूर रिकॉर्डिंग क्लब के ऐप को। सुनते रहें रिकॉर्डिंग क्लब चैनल। आप सुन रहे हैं आरसी मेहमान, आपके अपने पंकज के साथ। नमस्कार रिकॉर्डिंग क्लब, मैं हूं पंकज तिवारी लेकर आपका अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आरती मेहमान। और आज हमारे बीच जो मेहमान है वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कोई भूमिका के मोहताज नहीं है। वो खुद अपने आप मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नाम है। तो हम बिना किसी भूमिका के स्वागत करते हैं आदरणीय हरिओम पंडित सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत। सर, क्योंकि आपके साथ रहने का मौका मिला, आपके आशीर्वाद से 10वीं तक पढ़ाई करने का मौका मिला, तो बहुत कुछ तो खैर आपके बारे में जानते हैं। लेकिन शुरुआत सर आपके शिक्षा दीक्षा और जन्म स्थान से, आपका जन्म कहाँ पे हुआ सर? मेरा जन्म ग्राम सुखेड़ा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश में हुआ। और जन्म के पश्चात जो प्रारंभिक शिक्षा है और गांव की प्राथमिक शाला में हुई। तीसरी में जब मैं था, नॉर्मल था, सामान्य था, उसी समय कुछ कुदरत की जो मेहरबानी हुई है, कहना चाहिए कि भाग्य में जो लिखा था, तो 7-8 सीढ़ी के ऊपर से गिरा और बेहोश हो गया। और 2 दिन बाद जब होश आया तब आंखों की रोशनी जा चुकी थी, थोड़ा एक कान में भी दिक्कत हो गई थी। तो फिर बाद में उसका जो एक 1972 में हुई थी घटना, दिसंबर 1972 में, उसमें जो भी मेडिकल प्रोसेस था वो किया। उसके बाद फिर भगवत भजन में लग गया मैं। अच्छा। और भगवत भजन में लगने के बाद फिर ये हुआ था कि एक अच्छे बड़े साधु संगत में लग गया। तो उनका कहना था कि ओम महाराज, मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि लाखों लोग आपके पीछे घूमेंगे और करोड़ों रुपए आपके पाँव के नीचे पीछे रहेंगे, चिंता मत करो। लेकिन उनके साथ मैं भी प्रवचन देता था। जब वो कथा वार्ता करते थे तो ये 5 मिनट का मौका मुझे भी देते थे। बोले, माँ की कथा शुरू होने के पहले हम क्या ओम महाराज आपको एक कहानी सुनाएगा। हाँ ओम महाराज, कैसी कहानी लाया? मैं कहता मोहरत ध्वज, बोला हाँ, राजा मोहत ध्वज कहानी, राजा अम्बरीश की कहानी, शनि महाराज जो भी था उस समय याद थी मेरे को, 10-25 तो प्रस्तुत करता था मैं बड़े उसमें, लोग बड़े चाव से सुनते थे। तो ये उनका था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ब्लाइंड लोग पढ़ लेते हैं, घड़ी देख लेते हैं, अफसर बन जाते हैं कार में, सब कुछ। मेरा दिमाग घूम गया। मेरे बाबू महाराज जी, मैं तो अफसर बनूंगा, कार में घूमूंगा, बंगले में रहूंगा। महाराज जी मैं तो यार ये नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा, बोले ओ महाराज तुम भटकी गया हो, माँ की बात मानो, तुम्हारे हजारों लाखों लोग आगे पीछे। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं तो कहता रहा। एक दिन उन्होंने कहा, जाओ महाराज, ताकि इच्छा पूरी होगी, तुम अफसर बन जाओगे बस। उसके बाद फिर लगन लगी और स्कूल वगैरह ढूंढा, शिक्षा के लिए निकल आए। फिर से 1976 में फिर पहले से स्टार्ट हुए। तो वो 5 साल का लॉस आज भी मेरे जीवन में हर कदम पर मुझे भोगना पड़ रहा है। लेकिन वो गुरु का आशीर्वाद जो आपको मिला, वाकई में आज आप अफसर बन गए, बंगला गाड़ी में घूम गए। वो ठीक है, बट एक वो लाइफ चलते हैं। आप प्रवचन करता अगर होते तो स्थिति कुछ और होती। हाँ, ये तो कितने हुई है सुई राम रची राखा को करी करके बड़ा क्या कहता। तो होनी होती है प्रबल करती है मति भंग, समझो मति भंग हो गई होगी उसमें मेरी। क्या खैर, फिर भी आज हम सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ में, हर प्रकार से संतुष्ट हैं। आय से, परिवार से, सामाजिक स्तर से, अपनी जो व्यक्तिगत लोगों से संबंध है उससे सब सेटिस्फाई। नहीं, ये तो मेरा भी अनुभव है सर। आपसे मिलकर जो ऊर्जा का अनुभव होता है, ऊर्जा के स्रोत है। जैसे कोई ज्ञान का स्रोत होता है, कोई किसी चीज का होता है, आप एनर्जेटिक है, एनर्जी आपसे प्राप्त होती है। ये तो प्रभु की कृपा है। मेरे यहाँ भी कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि बोले हम आते हैं तो जब डाउन हो जाते हैं या कुछ समस्या आ जाती है, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो आपके यहाँ आते हैं और हमको यहाँ एक आशा की किरण मिलती है और हम यहाँ आकर के पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये वो तुम्हारा वो
क्या कहना है, आत्मबल ग्रहण करने का वो है क्या? बोले हाँ, ये आत्मबल ग्रहण करने का हमारा केंद्र है। बोले वाह। तो ऐसी कई चीजें हैं, ये तो प्रभु के माया जाने, भगवान जाने क्या है। बाकी हाँ, लोग थोड़ा बहुत मुझे चाहते हैं तो मुझे संतोष होता है और ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वारे प्रभु तूने मुझे इस काबिल बनाया कि आज 4 लोग मुझे पूछते हैं। ऐसे ऐसे फोन मेरे पास कभी कभी आते हैं जो 15-20 साल से कभी जिनसे कोई संपर्क नहीं है, बातचीत नहीं है, और वो जब फोन करते हो कोई काम बताए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यार 20 साल बाद भी तुमको मेरी याद आ गई। बोले यार ये काम आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। तो ठीक है, मैंने अच्छी बात है, कोशिश करते हैं और यथासंभव में किसी का भी काम हो, सफलता हो मिले या न मिले उसकी किस्मत है, लेकिन मैं अपने एफर्ट्स पूरे लगाता हूँ, जितना मेरे में कैपेसिटी है उसके आउट ऑफ वे जाकर के मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। क्यों कि उसने मुझ पर विश्वास किया और उसके विश्वास में हमेशा खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। सर जबलपुर और ये बुंदेलखंड आपका फिर पहुंचना एजुकेशन के दौरान कैसे हुआ? मतलब मजे की बात तो ये थी यार दोस्त, जब तुमने सवाल कर ही लिया है तो मेरे ताऊ जी रामनारायण जी पंडित अच्छा ने पाटीदार जी को बचपन में पढ़ाया था। पाटीदार जी बचपन में सामान्य थे, 8वीं में थे जब ब्लाइंड हुए पाटीदार जी। हाँ, तो पहले दूसरे 5वीं 8वीं तक मेरे ताऊ जी ने पढ़ाया था उनको, और मेरे ताऊ जी बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। और आज जो भी मेरे पास आध्यात्म ज्ञान है मेरे ताऊ जी की कृपा है। अच्छा। हाँ, मेरे में जो साहस है, हिम्मत है, जो भी कुछ है, सब कुछ आज मैं जिंदा भी अगर हूँ तो उन्हीं की कृपा से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी युक्ति, ऐसा मंत्र दिया जिसके बल से आज मैं मतलब सुरक्षित हूँ। तो वो ताऊ जी को जब मैंने कहा कि बाबू जी मुझे पढ़ना है, बोले पढ़ने जाए, मैंने बोले चलो मैं पाटीदार से बात करता हूँ। मैंने कहा बोले ईश्वरी प्रसाद पाटीदार है कि मैंने पढ़ाया, बोले उसको देखना बंद हो गया है, वो इंदौर में हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है। बोले तो ये हसनारा में जाते थे, मेरे ताऊ जी वहीं पढ़ाते थे और हसनारा के रहने वाले थे पाटीदार। हालांकि पाटीदार जी संपर्क नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इंदौर में चिट्ठी लिखी थी, तो इंदौर से यहाँ से जवाब आया था कि 30 रुपये महीना लगेगा। अब 30 रुपये महीना उसमें बहुत बड़ी बात थी, पैसे थे नहीं। बोले यार पैसे कौन से देंगे यार, 30 रुपये महीना बहुत बड़ी बात है। फिर बाद में शासकीय संस्था की तरफ मूव किया, तो भोपाल में वहाँ से यहाँ से पता आया था कि अगर आपको शासकीय संस्था में भर्ती करना तो भोपाल का उन्होंने पता दे दिया था मेरे को। भोपाल और जबलपुर 2 जगह के पते उसमें लिखे थे कार्ड में। तो हमने उसी जो भोपाल में पता लिखा था, कार्ड में लिखा था भोपाल का, तो भोपाल में चिट्ठी लिखी, बोली जबलपुर बहुत दूर पड़ जाए, बोला अपन भोपाल। तो भोपाल लिखा पड़ी कि वहाँ से एक फॉर्म आया, फॉर्म के प्रतिपूर्ति करके भेजा, और उसके बाद फिर उन्होंने कह दिया कि आप जुलाई के प्रथम सप्ताह में बच्चे को छोड़ने आ जाओ यहाँ। तो प्रथम शिक्षा जो है मेरी भोपाल अंध तथा मूक बधिर विद्यालय केशर बंगला परी बाजार से हुई है। पहले से लेके 5वीं तक 1976 से लेके 16 जुलाई 1976 के मैंने प्रवेश दाखिला लिया था, और उसके पश्चात 7 जुलाई 1981 को मैं जबलपुर पहुंच गया था। संयोग की बात है कि आज भी 17 जुलाई है। आज भी 17 जुलाई है और आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। सर आपको बहुत बहुत शुभकामना पूरी रिकॉर्डिंग क्लब टीम की ओर से। मैं आपको बता दूं कि 16 जुलाई को मैंने गांव से प्रस्थान किया था, और 17 जुलाई को मतलब मैंने एडमिशन लेना कर मेरा री एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ था 17 जुलाई को हुआ था, 17 जुलाई 1976 को। और जो कहना चाहिए कि उसके बाद फिर जो संघर्ष चला 5वीं के बाद फिर भोपाल चले गए 1981, जबलपुर चले गए 1981 में। 1981 से फिर 88 में 88 में मतलब 12th किया। उस समय हम छात्र राजनीति में आ चुके थे। 1985 18 दिसंबर 1985 को मध्य प्रदेश दृष्टिहीन छात्र संघ की स्थापना हुई थी जबलपुर में। तो उसमें भी अपन ने जबरदस्त तरीके से जो अपनी कैपेसिटी है उसके अनुसार काम किया, और चलते चलते ये हुआ साहब के इंदौर में ये बात हो गई थी कि जबलपुर वालों को प्रवेश नहीं देना है मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में। मतलब एक कार्यालयीन आदेश जारी हो चुका था, नोटिस जारी हो चुका था। तो अब मजे की बात ये कि देखो, एक व्यक्ति के मन में जो प्रतिज्ञा होती है, जो दृढ़ संकल्प होता है, उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर को साक्षी करके बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। 27 जनवरी 1987 को मैं इंदौर आया था। जबलपुर के एक बाबू थे संतलाल बाबू, उनके साथ में आया था। 27 जनवरी 1987, हाँ 87 थी, फिर 87 था। तो उस दिन भारत पाकिस्तान का मैच था यहाँ। अच्छा। इंदौर में और पाकिस्तान जीत गया था। चेतन शर्मा के आखिरी ओवर में 3 छक्के लगा करके पाकिस्तान जीत गया था। अच्छा। तो माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं था, लेकिन आज सो था। तो मैं जब शाम को ट्रेन से उतरा और किला मैदान में गया, और हमारे संतलाल बाबू जी कहते बोले वहीं रुक जाएंगे अपन यार, बाहर क्या रुकेंगे। तब किला मैदान से उस समय 12 रुपए देकर के ऑटो में हम लोग वहाँ पहुंचे किला मैदान में,
और वहाँ बाहर चौकीदार था कोई, वेणी नाम था, कौन सा भगवान जन्म याद नहीं दिए। तो वो कहते बोले कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैं क्यों? बोला आप जबलपुर से? बोले हाँ। तो बोले कि आप अंदर नहीं जा सकते, मना है जबलपुर से, जबलपुर वालों को अंदर जाना। अरे हम, हमारे संतलाल बाबू जी ने कहा भाई मैं तो कर्मचारी हूँ, गवर्नमेंट से आया हूँ। फिर अंदर भेजा, कोई मिला, बोला अब तो कल आना, अब तो ऑफिस बंद हो गया, ये हो गया। तो वहाँ कुछ लोग चाय लेके घूम रहे थे, एक व्यक्ति आया, थोड़ा सा गिलास में चाय ले आया, बोले चाय पी लो। तो हमने मसक थोड़ा सा चाय वाय पी। हमने फिर देखा कि भाई यहाँ का रुख अच्छा नहीं है। तो संतलाल बाबू जी बोले यार अपन तो वापस बस स्टैंड चलते हैं, वहीं को होटल देखें, वहीं रुकेंगे, वक्त आएगा तब अपन देखेंगे। तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों? और बोल नहीं यार ये इस प्रकार का माहौल, भाई हम सरकारी संस्था वाले अगर यहाँ आए तो आप भी हमारे साथ में, हम भी आपके साथ में। बोला आप हमारे जबलपुर आओ, देखो हम कितनी व्यवस्था करते हैं। करते नहीं हैं। अब जो भी कुछ हुआ, फिर दूसरे दिन आए, वो स्लेट लेके कुछ मामला था, 25 स्लेट लेने के लिए आए थे हम। उस समय प्रति 25 स्लेट फ्री में दे रहे थे यहाँ से। फ्री मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, उसके तहत दी जा रही थी स्लेट। तो वो स्लेट लेकर के जो है हम जबलपुर पहुंचे। और उसके बाद मैंने उसी दिन यहाँ सोचा था कि यार एक दिन यहाँ का सेक्रेटरी बनूंगा मैं। और वो आपने पूरा किया। हाँ। तो वो आपका और पूरा हुआ। 27 जनवरी को यहाँ का माहौल देख करके मैंने सोचा था, मतलब मन में संकल्प लिया था कि मैं यहाँ का सेक्रेटरी बन के बताऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। क्या अब सिलसिला ये, उस समय ये था एक, मतलब ज्यादा समझ भी नहीं थी, पर सोच लिया। अब सोचते सोचते ये वो सब कि जब जबलपुर में बातें चली आपस में, तो कुछ लोगों के सामने जब बात हुई तो कहते हैं यार हम तो, तू कैसे बनेगा, तू बन नहीं सकता, मैं बनूंगा। मैंने तू कैसे बनेगा? बोले हम तो मेंबर है, तू मेंबर ही नहीं। मैंने कहा मेंबर बनना पड़ता है क्या? मैं चुपचाप रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब सने सने जो योग संजोग बना प्यारे, 1992 में बॉम्बे कस्टम में जॉब ज्वाइन किया। वहाँ लगा कि नहीं यार अपन तो स्टेट गवर्नमेंट में चले और डिप्टी कलेक्टर वगैरह बनेंगे, अपन तो कैपेसिटी एडमिनिस्ट्रेशन की। क्योंकि पब्लिक एड लिया था मैंने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिए में अच्छी रुचि थी। अब सिलसिला ये कि यहाँ जब तक इंतजार किया तब तक वैकेंसी आई नहीं और मौका मिला नहीं। तो अपने डिपार्टमेंट पर है और फेडरेशन का मौका मिल गया था 2000 में। तो 2 जुलाई 2000 का मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट बन गया था। उसमें भी जो मन से जितना बन सका काम किया। उसके बाद फिर 23 जून 2002 को MPWA सेक्रेटरी का मौका मिल गया था। तो 23 जून 2002 से लेकर के 25 दिसंबर 2011 तक मैं अंतर्गत रूप से सेक्रेटरी रहा MPWA का। और वो मतलब मैंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए थे। वो 27 जनवरी 1987 को जो मन में संकल्प लिया था, पता नहीं कैसे लिया और वो भगवान ने पूरा कर दिया अपने आप। और फिर तो ये नियम भी आ गया कि जबलपुर क्या भारत के किसी भी कोने के हिंदी भाषी व्यक्ति अगर एडमिशन लेने आता है तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ नहीं रोक सकता। तो एक बात है, ये एडमिशन के लिए नहीं रोक थी यार, रोक सबके लिए थी। कोई भी आए अंदर आने ही नहीं देना उसको। क्यों? कि जबलपुर वाले उद्दंड होते हैं। क्योंकि हम लोग स्ट्राइक वगैरह भोपाल में करते थे ना, कई बार स्ट्राइक वगैरह की। इवन हमने मतलब 40 सड़कों ने इतनी जबरदस्त स्ट्राइक की थी कि पुलिस वालों को भी थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी कंट्रोल करने में। तमाम बहुत सारी बातें। अब ये तो खैर पुरानी बातें हैं। ये तो बहुत सही आपने कहा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक अभी 3 साल पहले भी जो नीलम पार्क में अनविरल जो धरना हुआ था, उसमें को भी लीड जबलपुर से ही किया था। तो वो बहुत खुशी होती जानकर। फिर सर मतलब आपका हायर एजुकेशन कहाँ तक हुआ और कैसे हुआ? हायर एजुकेशन मैंने फिर जब 88 में मैंने 12th से किया। उसके बाद फिर महाकौशल कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी तो मन नहीं लगता था। मन लगता था कुछ जॉब किया जाए, कुछ धंधा देखा जाए, कुछ बिजनेस किया जाए। मुझे सुना अगर जैसे मैं आफ्टर 12th मेरी LLB करने की बड़ी तमन्ना थी। अच्छा। तो LLB का मुझे सपोर्ट नहीं मिला। जबलपुर में भी इतना माहौल नहीं था। और जब मैंने गांव में सोचा कि जावरा तहसील में कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, वहां से LLB कर लूंगा यार, तो पैसा नहीं था। फादर का कहना था कि यार मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फादर 4th क्लास में थे, लैब अटेंडेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो बड़ी समस्या। मैंने चलो ठीक है अपन BA करते। BA मतलब कोई स्वस्थ मानसिकता से नहीं किया, चल मेरे भैया के भाव से किया। अच्छा। कि चलो ग्रेजुएशन हो जाएगा। अब ग्रेजुएशन के बाद में सोचा था PhD करेंगे, वो भी नहीं कर पाए। अच्छा उसी समय क्या था, 17 जून 1990 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ था। वो मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ और इसके लिए था, स्पेशल ड्राइव था वो। तो उसमें 153 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था, मैंने भी भरा था। अब मुझे कुछ लोग एग्जाम होने वाले थे, लेकिन मेरी मानसिकता बिल्कुल भी एग्जाम देने की नहीं थी। मैंने क्या मैं तो नहीं दिया। कुछ लोग के लिए बोले अरे तू पास ही नहीं होगा तो दे ही नहीं सकता। मैंने क्यों? बोले पास ही नहीं होगा तो। मैंने कैसे नहीं होगा? बोले हो ही नहीं सकता। मैंने कहा 4 दिन बचे हैं, चैलेंज करने की जरूरत नहीं है।
फिर भी लोग कहते हैं, मैंने चलो अच्छा देखो मैं देख के बताता हूँ, मैं एग्जाम दे के बताता हूँ। भगवान की दया से 4 दिन लगातार दिन रात मेहनत की, और जब पेपर आया तो पेपर फर्स्ट क्लास, जो भी करना था किया। 1.5 घंटे के पहले अपन ने पेपर करके दे दिया। पेपर मजे की बात है कि ब्रेल में आज उसमें राइटर की कोई झंझट नहीं थी, और स्वयं पढ़ो स्वयं टिक लगाओ पेन मांग करते हैं। तो वो जो था ना, पेन खुद पढ़ो और पेन से टिक लगाओ, तो बहुत फेवरेबल था। और लगभग 1.5 घंटे के टाइम के बजाय हमने 1 घंटे में पेपर कर दिया था। लोग ताजुब भी कर रहे थे, बोले यार इतना तो अपनी ब्रेन तो भगवान की कृपा, तुम जानते हो कितनी अच्छी या खराब है, जैसी भी है तुम लोगों की नजरों में क्या। तो वो जो ब्रेल का एक अपनी पकड़ थी, वो मुझे उस दिन काम आई 17 जून 1990 को। हाँ, उसके बाद फिर 22 से अच्छा हम लोगों का क्या था कि स्टार्टिंग वाला मामला था, तो हम लोगों का इंटरव्यू भी हुआ था बार, जबकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ग्रुप सी के लिए कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। तो इंटरव्यू कैसा हुआ था, हमारे इंटरव्यू कौन बैठा था, IAS ऑफिसर, जबलपुर कलेक्टर, अच्छा, हाँ, और एक ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, भारतीय सांख्यिकी सेवा के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर अशोक बिसनदास, अच्छा, रायपुर से आए थे वो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, वो बैठे थे। और कलेक्टर RN बेरवा बैठे थे, जबलपुर कलेक्टर RN बेरवा, अच्छा, हाँ, और प्रिंसिपल क्लास 1 इसके अपने दृष्टिबाधित, शासकीय दृष्टिबाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर के मिस्टर MM तिवारी, अच्छा, और वो VRC वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर के अधीक्षक मिस्टर श्रीराम त्रिपाठी। अच्छा, हाँ, आप तुम समझ लो कितने बड़े बड़े, ऐसे लग रहा था जैसे कि हमारा कोई IAS लेवल का एग्जाम हो रहा हो, IAS लेवल का कोई इंटरव्यू हो रहा हो, ऐसा लगा था भाई। बड़ी लाइन लगी थी और एक एक कैंडिडेट को आधा घंटा खींच रहे थे। अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर मोहरत भोज भी थे वहां पर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। अच्छा, एक मिस्टर बैस थे अपने जबलपुर में, साइकोलॉजिस्ट, उनको भी रखा था इंटरव्यू कमेटी। अरे बहुत बड़ी कमेटी थी भैया, अंदर जाते थे तो लगता था इतनी आवाजें आती थी, लगता था किसकी सुने और किसका जवाब दें, और सब एक साथ 3-3, 4 साल सवाल दाग लेते थे। कैपेसिटी देखते थे क्या। तो 31 लोग पास हुए थे रिटन टेस्ट में, 31 में से केवल 7 लोग पास हुए थे इंटरव्यू में। अच्छा, बाकी 24 लोग ऐसे थे जिनको काफी दिक्कत। एक कौशलेश प्रसाद मिश्रा था, हाँ, अंबिका प्रसाद नहीं, कौशलेंद्र मिश्रा ऐसा कुछ नाम था, वो आया था रीवा से, और उस समय BE किया हुआ था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी थी उसने। तो आज भले ही टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, लेकिन उस समय इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। सही है। तो भाई उस समय प्रश्न ये उठा, हमारे प्रिंसिपल साहब MM तिवारी थे जो दृष्टिबाधित स्कूल के, उन्होंने कहा यार BE तो ब्लाइंड कर नहीं सकता। और बड़े बड़े जो सीनियर टीचर थे उनको बुला के पूछे, बोले नहीं साहब अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होनी हुई नहीं कि ब्लाइंड। उससे पूछा आप कब से हो, तो बोले कि मैं तो बाय बर्थ हूँ। अरे बाय बर्थ तो ब्लाइंड तुम BE कैसे कर लिया? बोले पेपर कैसे लिखा? बोले हमने खुद ने लिखा। अरे वाह। एक मुक्ता जैन नाम की लड़की थी, जो सरला जैन थी, विशेष रोजगार कार्यालय की अधिकारी, उसकी लड़की थी मुक्ता जैन, उसने बायोलॉजी से BSc किया था। अच्छा, और BSc जो बायोलॉजी से BSc किया था, उसको प्रैक्टिकल में मेढक चीर के दिया था उसने, और पेपर स्वयं लिखे थे। दूसरे भी बोले जब आपको इतना सब कुछ दिखता है, आप इतना अच्छा कर सकते हो, तो आप ब्लाइंड कैसे हुए? और पूछा तो बोले बाय बर्थ। उन पे ऑब्जेक्शन लगाया था, और ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ था, और आज तक उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। उन 24 लोगों का मेडिकल, 24 में नहीं 26 या 28 लोगों का, उसमें अनिल पांडे भी था, बॉम्बे में सिलेक्ट ज्वाइन हो गया था, उसको डॉक्टर ने कह दिया था कि नहीं इसको वाकई में ब्लाइंड कैटेगरी में आता है। तो ऐसे करके 26 से 28 लोगों को मेडिकल के लिए भेजा था, री मेडिकल टेस्ट के लिए, 31 में से क्या। तो जब री मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसमें से 24 लोगों को बाहर किया था, 24 लोगों के मेडिकल सर्टिफिकेट कैंसिल हुए थे उस समय। और आजकल तो सर हर डिपार्टमेंट में 2-4-10 फर्जी मिल ही जाते हैं। वहां पर मालविया मैडम थी, एक शकुंतला मालविया, यहाँ पर VRC में श्रीराम त्रिपाठी अधीक्षक थे, उनके नीचे थी वो। तो उनका डेजिग्नेशन याद नहीं मैडम का मुझे। उनका लड़का था अशोक मालवी, वो भी उस इंटरव्यू में पास हुआ था, उसको भी बाहर कर दिया था। और बाद में दोबारा उस मैडम ने उसका मेडिकल बना के वापस वाराणसी में वो जो डीजल इंजन बनता है ना रेलवे का, हाँ, उस कारखाने में उसको ज्वाइन करा दिया था उसने। अच्छा। तो भैया देखो, विकलांगों का हक मारने के लिए लोगों ने नाना प्रकार के तरीके अपना लिए हैं, और नाना प्रकार के एक विधियों से, मतलब प्रक्रियाओं से विकलांगों का हक लोग बाग ले रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि मेरा इंटरव्यू जो भी सुन रहा हो, या ये मेरी बात जो भी सुन रहा हो, उससे विनती है कि कृपया अगर जिसने किया हो तो उसको बदल ले, उसको छोड़ दे उसको, क्योंकि देखो ये बहुत
गलत है, बहुत अनर्थ है। टोटली ब्लाइंड का हक मारा जा रहा है, टोटली ब्लाइंड पीछे रह जाता है और वो आगे निकल जाता है, वो अपना सब कुछ कर, जबकि वो ब्लाइंड कैटेगरी में नहीं है। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट में भले ही आपको ब्लाइंड घोषित कर दिया, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन एक्चुअल आप देखो, अपने अंतरात्मा से हृदय पे हाथ रख के पूछो कि आप कार मोटरसाइकिल सब चला रहे तो आप ब्लाइंड कहाँ से हैं? तो सर एक सवाल थोड़ा सा हटके मैं आपसे ये पूछना पाऊंगा, हाँ, अब तो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं जो सीना ठोक के कहती हैं कि हम दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, हम ब्लाइंडों के लिए ये करते, क्या उनको ये सब चीजें दिखाई नहीं देती या फिर उसमें वो बोलना उनके पास उनकी अपनी लिमिटेशन है, उनके पास वर्कर नहीं है, उनके पास एक तरह से कहना चाहिए मैन पावर सब करने। अब जैसे हमारे आदरणीय रुंगटा साहब बड़े धुरंधर हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बड़े जबरदस्त वकील हैं, बहुत एडवोकेसी करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, घर परिवार की समस्याओं को भी इग्नोर कर देते हैं और दिन रात लगे। मैंने देखा है बहुत करीब से, अभी मतलब कई चीजों में देखा। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है हर स्टेट में, और वो इंडिया में एक ही आदमी अभी कितना करेगा, कितनी दम लगाएगा? हाँ ये भी क्या? सही है। अब मैंने यहाँ एडवोकेसी जब मैं था तब थोड़ी बहुत की थी, और अभी कुछ सालों पहले 5-7 साल पहले मैंने मध्य प्रदेश दृष्टि कल्याण संघ को जनरल बॉडी में प्रस्ताव दिया था कि अगर आप चाहें तो एडवोकेसी सेल चालू कर लें, उसके कन्वीनर मैं रहूंगा और मैं पूरी तरीके से आपकी एडवोकेसी करके दूंगा। और एवरीबडी, चाहे आपके संस्था के मामले हो चाहे बाहर के मामले हो, जो भी मामले होंगे सारों की एडवोकेसी करना मेरा कर्तव्य है। चाहे कर्मचारी के वेतन संबंधी मामला हो, चाहे कोई बच्चे के जॉब संबंधी मामला हो, या किसी के रिहेबिलिटेशन संबंधी मामला हो, हर मामले में एडवोकेसी होती है और वो मैं करूंगा। तो प्रस्ताव दिया, एक्सेप्ट किया, फिर बाद में उन्होंने लागू ही नहीं किया। आदरणीय डॉक्टर सिंघल साहब को लगा कि शायद ये कहीं मतलब अब जो भी कुछ है उनका दिमाग में जो भी रहा हो, कहना बड़ा मुश्किल है, क्या किसी के मन की बात कैसे जाने अपन। पर हाँ, सहयोग करने में वो पीछे रहे। उन्होंने जो एक मेरी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का जो एक था, उसमें उन्होंने बहुत कटौती की, बहुत उन्होंने ये किया कि भाई इसको आगे नहीं आने देना है। मत आने तो कोई बात नहीं, भगवान थोड़ी रोकेगा, तुम रोक लो, लेकिन भगवान नहीं रोकेगा। तो ये है पंकज जी अपनी कहानी दोस्त। और आज भी अपन तो कहते हैं ना, कायर भैया रण क्षेत्र से रणधीर हटता है नहीं, होती जहाँ है वीरता मिलती सफलता है वहीं है। और राम प्रसाद बिस्मिल ने मरते समय लिखा था ना कि हे ईश भारत वर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो है। तो हम तो उसमें के लोग हैं यार, हमेशा जो संकल्प करते संकल्प को पूरा करने की ताकत रखते हैं, और मैं नहीं कर पाता भगवान पूरा कराता है। क्यों? उनको लगता है कि इस लड़के ने संकल्प किया, इस व्यक्ति ने संकल्प किया, इसका पूरा कराना है। मैं भगवान के प्रति बड़ा आभारी हूँ कि आज तक मैंने जो भी संकल्प लिए उसने मेरे संकल्प पूरे किए हैं। सर आपने कभी साहित्य में कुछ सृजन किया हो, कुछ रचनाएं लिखी? बहुत अरे बहुत, वो तो प्रभु की कृपा। जब कभी कलम लिख देते, लेकिन संग्रह नहीं है मेरे पास में, लेकिन कुछ जो दिमाग में थोड़ी बहुत पंक्तियां हैं वो कुछ हैं। अब देखिए, मैंने 18 जनवरी 2005 को मेरा बर्थडे था, तो 17 जनवरी की रात को मैं सोच रहा था कि कल बच्चों के बीच में जाऊंगा, क्योंकि बच्चों को मालूम था। तो मैंने कहा यार क्या बताऊंगा बच्चों को, यार क्या परसूंगा। तो सोचते सोचते कुछ पंक्तियां बनती चली गई, और मैंने कहा अब यार नाश्ता वास्ता तो लोग तमाम दुनिया देती है, 200-500 रुपए खर्च कर देंगे, उसमें मजा नहीं आएगा। मैंने क्या पंक्तियां उनको बच्चों को सुनाऊंगा, गदगद हो जाएंगे। तो वो पंक्तियां मतलब एक बच्चे को लेकर के मैंने लिखी कि मुन्ना, और मुन्ना चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, उससे कल्पना की कि तू ऐसा कुछ कर कि भारत का नाम चमके, जैसे तानसेन ने चमकाया था। तो वो कविता का शीर्षक है मल्हार। अच्छा, मल्हार। शायद आप वाकिफ भी होंगे, आप अवगत होंगे। हाँ, मुन्ना मल्हार का याद आ रहा है मुझे, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। तो कविता जो है कि एक बच्चे से मैंने मतलब उम्मीद की है, आशा की है, जो बच्चा इस प्रकार का कुछ कर्तव्य करे जिससे कि भारत का नाम चमके और भारत का विकास हो। तो वो है कि मुन्ना मल्हार गा, मुन्ना मल्हार गा, इसी से होगा प्रसन्न बाबा, मिलेगा स्थायी सहारा जीवन का, इसी से होगा तेरा भला, यही है मंत्र वशीकरण का। मुन्ना मल्हार गा, इसी से होगा तेरा भला, यही है मंत्र वशीकरण का, इसी से होगा प्रसन्न बाबा, मिलेगा स्थायी सहारा जीवन का। मुन्ना मल्हार गा। अब आगे मल्हार तो गाना, लेकिन कैसे कि मान मेरी बात है विश्वास राज सफलता का। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी सफलता को अर्जित करने के लिए एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, एक कहना चाहिए कि उसके लिए एक अमोघ बाण अपन को अर्जित करना पड़ता है, वो होता है विश्वास। पहले तुम विश्वास करो कि हम कामयाब होंगे, पहले तुम विश्वास करो। जैसे हम भगवान को फूल चढ़ाने जाते हैं, है तो पत्थर की मूर्ति ना, लेकिन हम क्या मानते भगवान है। क्यों मानते? कि हमारा विश्वास है, और वाकई में वो सत्य है विश्वास।
तो वो विश्वास कि मान मेरी बात है, विश्वास राज सफलता का, और यही बनेगा सूरज तेरे जीवन का। नहीं लगेगी तपन, चमकेगा किरण सा, क्योंकि है तेरे पर आशीर्वाद किसी महापुरुष का। मुन्ना मल्हार। अब आगे मल्हार से काम नहीं चले तो क्या करना है? ना चले काम मल्हार से तो ओढ़ो मल्हार का, हार नहीं मानना है। जब तक जान न जाने तब तक दम लगाए रहो मुन्ना, वो है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसा कुछ है वो क्या। तो वो सिद्धांत। तो न चले काम मल्हार से तो ओढ़ो मल्हार का, और न लगे दाव हाथों से तो उपयोग कर दांतों का। जैसे किसी छोटे बच्चे को हम कोई चीज देते हैं, बिस्किट वगैरह के पैकेट है, वो हाथ लगाता है, जैसे नहीं खुलती, फटाक से वो असीम प्रयास कि सबसे पहला प्रयास दांत लगा देता है, मुंह लगा देता है। क्यों? पूरा प्रयास है, पूरी अथक प्रयास है। तो वो प्रयास आप न लगे दाव हाथों से, न लगे दाव हाथों से तो उपयोग कर दांतों का, और न मिले बाजू में जगह तो हृदय में समा जा। क्या बात। ये दृश्य थोड़ा अलग है। आप किसी से मिलने के लिए गए, वो आपको नहीं बुला रहा, नहीं बिठा रहा, मौका नहीं, तो आप इस प्रकार का अपना व्यवहार उसके सामने प्रस्तुत करो, इस प्रकार से उसकी नजर से नजर मिलाओ कि वो आपको कह दे कि बाजू में आजा आजा आजा, जगह बना ले। तो ना मिले बाजू में जगह तो हृदय में समा जा, और विश्वास में मिलाकर एक सब्स्टिट्यूट, और अकेला विश्वास के साथ काम नहीं होता है। कहते हैं ना कि एक कुल्हाड़ी आपके हाथ में, तो उसमें एक लकड़ी का बेट लगाना पड़ता, तब कुल्हाड़ी काम करती, अकेले कुल्हाड़ी से आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो एक विश्वास समझो कुल्हाड़ी है, और उसमें लगा हुआ बेट क्या है? प्रेम। तो विश्वास में मिलाकर प्रेम को, विश्वास में प्रेम में विश्वास नहीं मिलाना है, विश्वास में प्रेम मिलाना है। विश्वास में मिलाकर प्रेम को, व्यवहार की गंगा बहाते जा, मुन्ना मल्हार गा, पंकज मल्हार गा, पंकज मल्हार गा। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आरती मेहमान। हमारे आज के मेहमान से बात करके बहुत मजा आ रहा है, और बहुत अच्छी चीजें समझने को मिल रही है। सर, सुंदरकांड और रामायण से आपका मतलब कैसे रुझान बढ़ता चला गया? और मुझे तो ये ध्यान है कि शायद आपको एक मंच पे भी सुंदरकांड का पाठ करने में विदिन मिनट्स लगते हैं। तो ये सब प्रभु की कृपा देन है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और ये तो प्रक्रिया जन्मजात है कि बोलना करना, संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अब ये है कि विश्वास बड़ा प्रबल है। बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे कहा था, जब मैं ब्लाइंड हुआ, मेरी कुछ बातें हैं जो कि आज तक किसी को बताई नहीं, अब आपने मौका दिया तो सुनने, कि जब 1972 में जैसे दृष्टि बाधित हुआ, तो मेरी माँ ने बजरंगबली के नाम का मंगलवार का व्रत चालू कर दिया। एक समय का व्रत, उसको एकाशना बोलते हैं हमारे एकाशना मालवा में। तो एकाशना मेरी माँ ने चालू किया। हो केवल एक बार भोजन करना दिन भर में, और वो भोजन में भी जो मिल जाए, ऐसा नहीं कि मन पसंद आया 2 आइटम है, 10 है, कुछ नहीं, जो मिल गया तो खा लिया। अब उस मंगलवार के प्रताप से साहब जो भी कुछ हुआ डेवलपमेंट, मतलब भगवान बजरंगबली का मैं भी ध्यान करने लगा। मैं उस समय ब्लाइंड होने के बाद में मुझे वो महाराज जी की जब समागम हुआ, उस समय मुझे ऐसी लगन लग गई थी कि 108 बार, कई बार करता था, 108 बार पाठ लगभग डेली हो जाता था मेरा। अच्छा। हाँ, और उसी का प्रताप है कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद फिर सुंदरकांड भी थोड़ा बहुत याद हो गया था, कुछ धार्मिक की चीजें भी याद हो गई थी क्या। और मेरी माँ ने वो मंगलवार का व्रत 25 वर्ष तक किया। 25 वर्ष तक? जी। 1995 में जाकर के, 1997 में, बल्कि 97 में जाकर के मेरे बड़े भाई को व्रत दे दिया कि अरे बेटा, अब तू थारा छोटा भाई बातें कर दे, अब मारती नहीं वे। बूढ़ी हो गई थी, बहुत वृद्ध हो गई थी, बहुत जर्जर हो गई थी। तो मेरे दादा भी करने लगे थे। फिर मैंने क्या, दादा अब तो सब ठीक ठाक हो गया है, नौकरी चाकरी लगी है, बाल बच्चे हुए, कोई दिक्कत नहीं, अब तू रहने दे, तेरे से नहीं होता है क्या। तो वो दादा को मैंने क्या, तू तो मस्त रहो। तो कहने का मकसद मेरा ये कि ये तपस्या जो आती है काम आती है। और रामायण में देखो ऐसा है कि रामायण के हर चौपाई मंत्र है, पढ़ने और अध्ययन करने की बात है, और विश्वास होना। कई लोग क्या कहते हैं, रामायण पढ़ेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, अपन प्रवचन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, रामायण एक आराधना है, रामायण एक स्तुति है, रामायण एक जीवन के संपूर्ण मतलब क्या कहना चाहिए, संपूर्ण जो भाग हैं जीवन की, जो भी हैं, उसके हर भाग का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से कराती है। चाहे वो वीरता का हो, या श्रृंगार रस का हो, या आपके सेवा भाव का हो, व्यवहार का हो, हर क्षेत्र में मर्यादा का हो। मर्यादा का पाठ मिला है तुमको, वो कहते हैं ना, बाल कवि वैरागी ने लिखा है ना कि मर्यादा और त्यागशील का पाठ मिला रघुराई से। तो पूरे उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं उसमें क्या।
तो मैं आपको यहाँ बताऊं कि देखो, अपन देहाती में क्या बोलते हैं कई लोगों को, यार देखो यार भैया, काम वही कर सकता है जिसको उसका दर्द मालूम। बोले कैसे? बोले जाके पाँव ने फटे, बीमारी हो क्या जाने, पीर पर आई। हाँ। बोलते हैं ना। तो इसी को शुद्ध रूप में तुलसीदास जी महाराज ने रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 69 में लिखा है। कैसे? जो अति आतप व्याकुल होए, तरु छाया सुख जाने सोई। क्या मतलब जो ज्यादा गर्मी से परेशान होता है, जो तप जाता है, अच्छा बढ़िया, जिसको पसीने पसीने तरंतर हो जाता है, फिर जब उसको वृक्ष की छाया के नीचे जाके बैठता है ठंडी ठंडी, कहता हा 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 कितना अच्छा लग रहा है, तो वही जानता है तरु छाया सुख जानी सोई। तो ये एक प्रत्यक्ष है। अपन जैसे कहते हैं ना, जाके पाँव न फटे, बीमारी हो क्या जाने, पीर पर, तो इसके रूप में भी अपन कह सकते हैं कि जो अति आत्म व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानी सोई। तो कहने के मकसद मेरा ये कि अध्ययन पे निर्भर करता है और विश्वास पे निर्भर करता है। आप विश्वास करोगे तो अध्ययन होगा, जब अध्ययन होगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा तो आप सब कुछ समझने लग जाओगे। सर जैसे आज की पीढ़ी है जो मतलब अलग अलग सेक्टर्स में आगे बढ़ रही है, कोई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, कोई टीचिंग में जा रहा है, कोई बैंकिंग में जा रहा है, लेकिन अध्यात्म में बहुत ना के बराबर प्रस्तुत मतलब अभी भी हम लोग अपने आप को प्रेजेंट कर पाए हैं। तो क्या मानते हैं आप इसमें? देखो, रोजी रोटी सबसे ऊपर है आज की तारीख में। क्या हर व्यक्ति जो है अपने डेवलपमेंट में लगा हुआ, हर व्यक्ति को अपने भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना है, अर्जित करना है। अर्जित क्या करना? धन अर्जित करना। धन अर्जित करेगा तो भौतिक संसाधन अर्जित कर पाएगा, और इस भौतिक संसाधन अर्जित करने की होड़ में व्यक्ति सुबह से शाम तक धनोपार्जन में लगा रहता। तो कोई बात नहीं, करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसा भले 2 मिनट या 1 मिनट या 5 मिनट या 10 सेकंड, थोड़ा बहुत तो कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का, उस या बिस्तर में से उठ के कुछ तो उसके दिमाग में आता ही होगा। ऐसा है ही नहीं। चाहे गुरु को नमस्कार करे, माँ को नमस्कार करे, सामने फोटो टंगा उसको नमस्कार करे, या अगर ब्लाइंड भी है फिर भी वो ये कल्पना करता है भाई सूर्य निकल गया, नमस्कार। हम तो कुछ तो करता है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म से विपरीत, अध्यात्म कोई भी हो। क्या अपन ये किसी को ये नहीं कह सकते कि लोग बाग आध्यात्म में रुचि नहीं रखते हैं। आध्यात्म में रुचि रखना मतलब प्रकट रूप में कोई दिखे तभी हम माने कि वो आध्यात्म में रुचि रखता है, ये हमारा भ्रम है। क्या आध्यात्म, हाँ, कोई कम रखता है, कोई ज्यादा रखता है, किसी प्रकट रूप में कोई, तो ये बात अलग है। लेकिन देखो, हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उस अनंत शक्ति से जुड़ा हुआ है, उस निराकार शक्ति से जुड़ा हुआ है। क्या समझे? ये हम नहीं कह सकते किसी को कि आपको याद नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सर, एक सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ, बड़े दुख के साथ पूछता हूँ, लेकिन पूछना मेरा वो है, करता हूँ। आजकल सर ब्रेल का महत्व तो बहुत कम घटता जा रहा है, लोग उपयोग नहीं कर रहे। महत्व तो बहुत है लेकिन उपयोग घटता। भैया इसका दुख मुझे भी है जी। मैं नित्य ब्रेल पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? कि मेरी जो है स्पर्श शक्ति बनी रहे। दूसरी चीज कि यार जब तक आप स्वयं पढ़ोगे नहीं तो आपको भाषा की जो कहना चाहिए कि भाषा तो ठीक है, लिपि का ज्ञान कैसे होगा? भाषा का ज्ञान तो आप सुन के कर लोगे, लेकिन लिपि बोले तो जो इंस्क्रिप्शन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लिपि, तो कौन सा शब्द किस प्रकार लिखा जा रहा है उसका ज्ञान आपको कैसे होगा? क्या आप शिक्षित तो हो गए लेकिन साक्षर नहीं हुए। साक्षर कब होता है? व्यक्ति जब वो लिखना जानता है। क्या मैंने कई ऐसे लोग देखे MA B.Ed वगैरह बड़े दिग्गज हैं, PhD हैं, मैं जब मैं प्रत्युन्नति कैसे लिखें, बोला यार उसका अपन अभी क्योंकि अपने पास इसका वो नहीं, अपन तो प्रत्युन्नति बोले और ये वो। मैंने कहा नहीं ऐसा। तो जो कहने का मकसद मेरा ये कि ब्रेल जानना मतलब साक्षर होना, और अन्य प्रकार की डिग्रियां हासिल करना मतलब एजुकेटेड होना, शिक्षित होना। तो लोग शिक्षित तो हो जाते हैं लेकिन साक्षर नहीं हो पाते हैं। क्या? तो मेरे विनती है जो भी मेरी बात सुन रहा हो कि ब्रेल से आप अपने आप को दूर मत करो, क्योंकि ब्रेल से ही दृष्टि बाधितों का जीवन एक तरह से अंधेरे से उजाले में आया है। लुई ब्रेल साहब ने ब्रेल की रचना की और तमाम आप तो सब जानते हैं। क्या? और कई लोगों ने गीत भी लिखे। हमारे पाटीदार जी ने बहुत अच्छा गीत लिखा था। क्या कि जब तक ये अमर संसार है, तेरे नाम से हमको प्यार है, हर दृष्टिहीन मानव पर लुई ब्रेल तेरा एहसान है, लुई ब्रेल तेरा एहसान।
जब तक। और इस एक हमारे श्रीपद जी मार साहब थे जबलपुर भोपाल में, उन्होंने लिखा था कि दृष्टिहीनों को दृष्टि देकर किया है जो एहसान, धन्य धन्य हो लुई ब्रेल जी तुम थे कितने महान। तो इस प्रकार की, और वो मैं तो ये मानता हूँ ठीक है आज तुम डेवलप हो गए, सबको हुए, तुमको रिकॉर्डिंग मिल रही है कि हम तमाम उसमें तुम पढ़, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं था ना, उसमें तो एक ब्रेल आधार था ना। और मैं जब 1976 में जब भोपाल गया था मेरे क्या, अरे पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे यार, पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, बड़ी मंशा थी। जब 17 जुलाई को मेरा एडमिशन हुआ, मुझे एक क्लास में बैठा दिया गया, बोले यहाँ बैठो। मैंने यहाँ के बोले ब्रेल क्लास, मैंने ब्रेल क्लास, बोले यहाँ ब्रेल पढ़ना सिखाया जाता, पहली के बच्चे बैठते हैं यहाँ। मैंने ब्रेल क्या होती, ब्रेल से अपन पढ़ते हैं। मुझे बताया हाथ फिर के, बोले ये किताब होती थी। तो मैंने क्या किताब, तो मैंने 1 से आ हो गया, मैंने 2 से आ हो गया, 3 से ई हो, बोले नहीं ऐसा नहीं है। फिर मुझे शाम के एक देवी प्रसाद जी साहू हैं, अभी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में, बहुत ही सज्जन आदमी, बहुत धार्मिक धर्मात्मा आदमी, रामायण का ज्ञान उनको इतना है कि मैं भी उनसे पीछे हूँ क्या। तो अभी सेवानिवृत्त होने वाले 31 अगस्त को, तो हाँ गजेटेड ऑफिसर है। तो उनसे उन्होंने मुझे ब्रेल का ज्ञान करवाया। मतलब 17 जुलाई को मेरा एडमिशन हुआ। अब माँ बाप से बिछोड़ने का दुख तो होता है। तो मैं शाम को थोड़ा सा रो गा रहा था क्या, तो वो कहते हैं, अच्छा हमारे ऑफिसर थे MM तिवारी, और वो कहते हैं रो नहीं पुलिस पकड़ ले जाएगी पुलिस। अरे मैंने कहा मैं छोटा बच्चा हूँ, पुलिस अपराधी को पकड़ती, मुझे थोड़ी पकड़ेगी। मैंने माँ बाप की याद सबको आती है, आपको नहीं आती क्या? 10 साल के बच्चे ने इसे फटकार लगाई थी तो चकित रखे, तो बोले यार ये तो बहुत तेज कर रहा था यार। तो वो साहू जी ने मुझे फिर दूसरे दिन, मतलब संडे था, थोड़ा सवेरे मूड अच्छा हो गया था, तो दूसरे दिन उन्होंने बैठ के मुझे ब्रेल का कॉन्सेप्ट समझाया। क्या ये 6 बिंदु है, और 6 बिंदु के अपने, भले बिंदु एक है लेकिन उसका स्थान जो है 3 नंबर और फिक्स है क्या। ये बिंदु एक है लेकिन इसका नंबर 4 है, और 4 ही रहेगा क्या। तो मैंने फिर लिखते कैसे, लिखने का देखा मैंने, तो 5-1 मिनट दिमाग लगाया। मैंने फिर इसके नंबर क्या क्या, फिर नंबर बताए। तो मैंने शुरू के 10-12 अक्षर तो याद कर लिए। मैंने क्या कागज में लिख के दो, कागज में लिखा, 2 दिन में कंप्लीट कर लिया अपन। तीसरे दिन अपन ने ब्रेल लिख के दे दी। अरे वाह। तीसरे दिन में अपन ने अपना नाम और चौपाई लिखी थी। पहले क्या, तब हनुमंत निकट चली गया हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। ये चौपाई लिख के दी थी मैं देवी प्रसाद साहू जी को क्या। तो चकित रह गए। माँ बात बोला रही तो कहीं से पढ़ के आया है, कहते कहीं से। अरे मैंने कहाँ से पढ़ के आएंगे, मैं तो मेरे गाँव में पढ़ा हूँ, मुझे आता थोड़ी क्या। तो पकड़ अपनी बहुत स्पीड से रही हर चीज में क्या। ग्राह्य शक्ति भगवान की दया से अच्छी है। अब अभी तो कर थोड़ा सा एस फैक्टर का वो है, लेकिन फिर भी भगवान की दया है। तो पंकज जी जो भी कुछ मेरे पास था सब कुछ मैं लगभग मैंने आपको परख दिया है। अब वो आपके मन में अगर कोई और शंका कुशंका हो तो उसका मैं निवारण करने का प्रयास कर सकता हूँ, या फिर आपकी अनुमति हो तो और विराम दे वार्तालाप को। सर थोड़ा सा और चलते क्योंकि ना कुछ फैक्टर्स रह गए, वो कुछ ज्यादा खींच दिया था। तो बताइए सर वैवाहिक जीवन के बारे में थोड़ा सा आपको बताइए। वैवाहिक जीवन तो यार देखो ऐसा है कि मैं बॉम्बे में जब मैंने ज्वाइन किया था 2 नवंबर 92 को, तो वहाँ भी बहुत सारे ऑफर थे। उन ऑफरों से मैं घबराता था। मैंने कहा यार ये तो करना नहीं है क्या। अब सिलसिला ये कि फिर मुझे मध्य प्रदेश में आना था डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, तो मैं ट्रांसफर लेकर के यहाँ आ गया। यहाँ आकर के मैं छुप के बैठा हुआ था क्या। मुझे चौकसी जी ने डांटा भी था उस समय, स्वर्गीय जितेंद्र चौकसी जी ने, तुम बॉम्बे छोड़ के क्यों आ गए। और ये तो मैंने कहा यार ये तो अपना घरेलू मामला है यार, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस पास में था और मेरे माँ बाप बड़े वृद्ध थे, बीमार रहते थे। अब उनके लिए भी तो देखो, माँ बाप ने हमको पढ़ाया लिखाया यहाँ तक पहुँचा दिया है। उस बूढ़ी माँ ने मतलब जितना ही बना उसने इतना मंगलवार के उपवास किए, सबके त्याग की। तो क्या मेरा इतना जो जिम्मेदारी नहीं बनती थी, मैं बॉम्बे छोड़ के इंदौर आकर के उनके लिए कुछ नहीं सोच सकता था क्या। बिल्कुल मेरी भी तो जिम्मेदारी थी ना। बॉम्बे मानना कि मैं बॉम्बे मेरा डेवलपमेंट था, लेकिन मेरे डेवलपमेंट से माँ बाप को अगर आत्मा दुखती तो डेवलपमेंट मेरे किस काम का यार। सही है सर। तो इस वजह से मैं आ गया था। अब साहब यहाँ आकर के मैं बैठा था अपना, यहाँ क्या था कि मुझे यहाँ पर कहा गया आप काम नहीं करते हो और हमारा स्टाफ सफर होता है। हमारा डिप्टी कलेक्टर मैडम थी एक शाह मैडम, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला आपकी वजह से स्टाफ सफर होता है, आप जल्दी चले जाते हो। मैंने मैडम मैं हिंदी में एमए कर रहा हूँ, तो पढ़ने घर में जाके पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ने की सुविधा है नहीं और यहाँ कोई काम भी नहीं है। बोल नहीं आप बताओ आपके लिए क्या काम कर सकते। मैंने कहा आप एक काम करो, सिस्टम लगा दो, पीबीएक्स सिस्टम में ऑपरेट कर दूंगा। क्या उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा दिया। अब इंदौर में पहला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था और कहना था कि ब्लाइंड ऑपरेट नहीं कर सकता। अरे मैंने कैसे नहीं कर सकता यार। मैंने ऑपरेट करना चालू किया, वकारे वगैरह को मालूम पड़ा, वकारे मेरे से पहले से परिचित थे वकारे साहब। तो उन्होंने फिर लोगों को बताया, लोग मेरे पास सीखने के लिए आने लगे। क्या मैडम डेनियल जो है थी अपने यहाँ
वो लड़कों को लाने लगी। उन्होंने, मैडम डेलियन ने खुद आश्चर्य की, बोला आप कैसे कर लेते हो? मैंने जब करके बताया, इवन अंदर जाकर के प्रोग्रामिंग तक करके बताया मैंने उनको। हाँ। मैंने प्रोग्रामिंग कैसे होती है, क्या लिखा, तो अरे वो चकित रह गई। तो बोले कि आप हमारे स्टूडेंट को प्रशिक्षण दो। मैंने ठीक है। तो वो प्रशिक्षण तो ठीक है, बट क्या था कि अब कहते ना होनी होती है बलवान। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसी सिलसिले में वो जो आज मेरी वाइफ है, इसको सिखाने के लिए ले आई। तो इनका इरादा तो कुछ और था। मैंने बिठाया इनको कुर्सी पर, बिठा के सिखाना चाहा कि ये ट्रांसफर की है, ये अटेंड की है, ये फलाना की है, एडमिन है फलाना। तो इनके दिमाग में नहीं बैठे। सारा मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, इसको पिकअप करो क्या। तो डेनियल कहती बोले कि ये आपसे शादी करना चाहती है। यार मैंने कहा हम तो जबलपुरी आवारा बदमाश आदमी, यहाँ का चक्कर में पड़ रहे हो क्या। यही वर्डिंग थी मेरी, भले ही पूछे ना उससे क्या। मैंने हम तो जबलपुरी आवारा बदमाश आदमी है, तुम यहाँ कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो क्या। मैंने देखेंगे सोचेंगे चलो क्या। 7 जून थी वो क्या। उसके बाद बोले आप हमारे घर पे आओ, नहीं है 15 जून को आओ। मैंने अपने बहनों जो कहा, वो भी तैयार हो गए, चले गए। तो बोले यार ठीक ठाक है, मामला कर लो, ये वो आई साइड अच्छी है, आई साइड अच्छी है क्या। तो जो होना था हो गया। पर वो क्या था कि मेरे कुछ मित्र आए थे बाद में के लिए, यार हमको मालूम नहीं पड़ा, तूने चुपचाप शादी कर ली, ऐसा हो नहीं सकता, और तमाम सब जबलपुर में ये हो रहा है कि यार चुपचाप। मैंने क्या देखो मत पूछो। बोले फिर भी। मैंने सुनो। बोले क्या। मैंने छुप छुप के खड़ा था। हालांकि अति संयोग थी, इसमें सच्चाई कुछ नहीं, पर बना दी कविता ऐसी बातों में कि छुप छुप के खड़ा था एक जगह, एक तीर उधर से चला भाई, और छलनी हो गया था सीनाए उस अधम निशाने से भाई। क्या बात है। फिर देख शिकारी ये पहली बार सुना रहा हूँ बेटा तेरे को मैं। हाँ। देख शिकारी आहत को, फिर आया घाव सहलाने को, और चक्षु जलज से नीर बहा, फिर पीयूष पिलाया राही को। छुप छुप के खड़ा था एक। ये तू मेरे दोस्त कहते यार तू फालतू बात मत कर यार। हमने फालतू बात क्या, जो सच है वो सच है क्या। तो वो मेरी वाइफ से कहते, बोल क्यों भाभी। बोल नहीं भैया, हमारे तो मैरिज अरेंज मैरिज है, देखने ताकने आए थे, एक दूसरे को समझा पूछा तब जाके हुई, ऐसा कोई वो नहीं। तो जबरदस्ती कुछ भी लिखते थे, बोले तो कलम उठाते हैं और लिख डालते हैं बोले क्या। तो ये है दोस्त। तो सर आपसे बातचीत करके सच में बहुत अच्छा लगा। अब चलते चलते आप कोई संदेश सब लोगों को देना चाहें, सारे ब्लाइंड भाई। संदेश कुछ नहीं, किसी भी काम को करो तो दृढ़ विश्वास के साथ करो क्या। एक साधो तो सब सधे और सब साधो सब जाए। क्या बात क्या। चलता है सच्चा बाण तभी जब एक निशाना हो कोई, वो कर्तव्य तभी पूरा होता है जब एक अटल प्रण हो कोई। और इसके साथ में एक सूत्र और अपनाना पड़ता है, वो क्या कि भला न किसी का कर सको तो सुनो, बुरा भी मत करना, किसी को तुम तकलीफ मत पहुंचाओ, तुम्हें भी तकलीफ होगी। भला न किसी का कर सको तो सुनो, बुरा भी मत करना, और बन न सको सुकुमार सुमन तो पथ में भी कांटे मत बनना। पथ में भी कांटे मत बनना क्या। भला करो कि भलाई काम आएगी, मत करो बुरा बुराई साथ जाएगी। इन सिद्धांतों को लेके चलो, देखो कामयाब होगी निश्चित। थोड़ी बहुत कठिनाई आती है, पर कठिनाई से घबरा करके लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा तो एक सिद्धांत है। सही है सर। तो सर आपने हमें बहुमूल्य समय दिया, बहुत कीमती समय दिया सर। इस समय लगभग डिनर का समय होता है, संध्याकालीन चर्चा आपसे हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलो धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आरसी मेहमान। चलते चलते आपको बता दें कि शोध, स्वर और आलेख था पंकज तिवारी का। इसको आपके लिए आपकी सेवा में प्रस्तुत किया एडिटर इन चीफ रिकॉर्डिंग क्लब संदीप त्रिवेदी जी ने। चलते चलते आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, डाउनलोड करें और हमें फीडबैक अवश्य दें, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई अपना साथी आरसी मेहमान बने, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी रिकॉर्डिंग क्लब टीम को इजाज़त। नमस्कार।